नमस्कार। बेताल 25 की 11वीं कहानी के साथ मैं प्रतिभा। कहानी का शीर्षक है राजा धर्मध्वज की कहानी या ज्यादा सुकुमारी कौन। ये कहानी राजा विक्रमादित्य की तीव्र मेधा और चातुर्य को दर्शाती है। मदन सेना की कहानी सुनाकर बेताल फिर अदृश्य हो गया। राजा विक्रमादित्य ने वापस जाकर वृक्ष से पुनः बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर चल पड़ा। चलते हुए राजा के कंधे पर बैठे बेताल ने कहा, राजन, उस योगी के कहने में आकर सचमुच तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे मार्ग का श्रम कुछ दूर हो, इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। पुराने समय में उज्जैनी नगरी में धर्मध्वज नामक राजा राज करता था। उसकी 3 अत्यंत सुंदर रानियाँ थीं जो उसे समान रूप से प्रिय थी। उन तीनों के नाम थे इंद्रलेखा, तारावली और मृगांकवती। राजा उनके साथ रहकर सुखपूर्वक अपने राज्य का संचालन करता था। एक बार जब बसंत ऋतु का उत्सव आया, तब वह राजा अपनी प्रियाओं के साथ उद्यान में गया। वहाँ सब बैठे हुए थे। ऐसे खूबसूरत वातावरण में राजा अपने रानियों के साथ जलपान कर रहे थे। खेल ही खेल में रानी इंद्रलेखा की चोटी पकड़कर खींची, जिससे उसके कानों पर से कमल का फूल खिसक कर उसकी गोद में आ गिरा। उस फूल के आघात से उस कुलवती रानी की जांघ पर घाव हो गया और वह हाय हाय करती हुई मूर्छित हो गई। यह देखकर राजा और उसके अनुचर घबरा गए। राजा ने जल मंगवाकर रानी के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो रानी होश में आई। अनंतर राजा उसे अपने महल में लाया और राजवैद्य से उसका उपचार करने को कहा। 2 वैद्य तुरंत ही रानी के उपचार में जुट गए। उस रात इंद्रलेखा की हालत में सुधार देखकर राजा अपनी दूसरी रानी तारावली के साथ चंद्रप्रसाद नामक महल में बैठे विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी रानी तारावली को नींद आ गई और उसके शरीर पर खिड़की की जालियों से होकर चंद्रदेव की किरणें पड़ीं। किरणों का स्पर्श होते ही रानी तारावली जाग उठी और हाय जल गई कहती हुई अचानक पलंग से उठकर अपने अंग मलने लगी। घबराकर राजा भी उठ बैठा। राजा ने देखा कि तारावली के उस अंग पर सचमुच ही भपोले पड़ गए थे। तारावली ने बताया, स्वामी, नंगे शरीर पर पड़ी हुई चंद्रमा की किरणों ने मेरी यह हालत की है। तब राजा ने परिचारिकाएं बुलाई और उन्होंने रानी के लिए गीले कमल पत्रों की सेज बिछाई एवं उसके शरीर पर चंदन का लेप लगाया। इसी बीच तीसरी रानी मृगांकवती भी जाग उठी। तारावली के कक्ष से आती आवाज़ें सुनकर उसकी नींद उचट गई थी। व्याकुल होकर वह अपने कक्ष से निकलकर तारावली के कक्ष की ओर चल पड़ी। अभी वह कुछ ही कदम चली थी कि उसने दूर से किसी के घर धान कूटे जाने की आवाज़ सुनी। मूसल की आवाज़ सुनकर वह विकल हो उठी और हाय मरी कहते हुए मार्ग में ही बैठ गई। परिचारिकाओं ने जब रानी की जांच की तो उन्होंने उसकी हथेलियों पर काले गहरे धब्बे देखे। परिचारिकाएं दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और सारा वृतांत राजा को बताया। सुनकर राजा भी घबरा गया और तुरंत अपनी रानी की हालत देखने उनके साथ चल पड़ा। रानी के पास पहुंचकर राजा धर्मध्वज ने उससे पूछा, प्रिय, यह क्या हुआ? तो आंखों में आंसू भरकर रानी मृगांकवती ने उसे अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कहा, स्वामी, मूसल की आवाज़ सुनने से मेरे हाथों में यह निशान पड़ गए हैं। तब आश्चर्य और विषाद में पड़े राजा ने उसके हाथों पर दाह का शमन करने वाले चंदन आदि का लेप लगवाया। राजा सोचने लगा, मेरी एक रानी को कमल के गिरने से घाव हो गया, चंद्रमा की किरणों से दूसरी के अंग जल गए और इस तीसरी के हाथों में मूसल का शब्द सुनने से ही ऐसे निशान पड़ गए। हाय, दैव योग से मेरी इन तीनों ही प्रियाओं का अभिजात्य गुण एक साथ ही दोष का कारण बन गया। राजा ने वह रात बड़ी कठिनाई से काटी। सवेरा होते ही उसने राज्य भर के सभी कुशल वैद्यों और शल्य क्रिया करने वालों को बुलवाया और अपनी रानियों का उपचार करने को कहा। उन वैद्यों और शल्य क्रिया जानने वालों के संयुक्त प्रयास से जब रानियां शीघ्र ही स्वस्थ हो गईं, तब राजा धर्मध्वज निश्चिंत हुआ। यह कथा राजा विक्रम को सुनाकर उसके कंधे पर बैठे हुए बेताल ने पूछा, राजन,
अब तुम बतलाओ कि इन तीनों रानियों में सबसे अधिक सुकुमारी कौन थी। जानते हुए भी यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर न दोगे तो तुम पर पहले कहा हुआ शाप पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने कहा, बेताल, धर्मध्वज की तीनों रानियों में सबसे सुकुमारी थी रानी मेघांकवती, जिसने मूसल को छुआ भी नहीं, केवल उसकी आवाज़ से ही उसके हाथों में दाग पड़ गए थे। बाकी दोनों को तो कमल एवं चंद्र किरणों के स्पर्श से घाव तथा फफोले हुए थे, अतः वे दोनों उसकी बराबरी नहीं कर सकती। राजा ने जब बेताल को ऐसा सटीक उत्तर दिया तो बेताल संतुष्ट होकर पुनः उसके कंधे से उड़कर उसी शिनशप्पा वृक्ष की ओर चला गया। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर उसे लाने के लिए उसी दिशा में चल पड़ा। राजा विक्रमादित्य बेताल को लाने के लिए पुनः शिनशप्पा वृक्ष के नीचे पहुंच गया। उसने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाला और चलना शुरू किया। बेताल ने भी अगली कहानी सुनानी शुरू की। अगली कहानी सुनने के लिए चैनल को विजिट ज़रूर करें। हर रोज़ रात 8 बजे मैं आपके लिए कहानी लेकर आती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जिससे कि सभी कहानियाँ आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।